So today we will be last time we saw the basis of Krumi Chikitsa, the types of Krumi, Sthan, Prabhav, Root, Lakshan of different Krumis. I hope you remember there are 20 types of Krumis, out of which Bahya 2 types, Raktaj 6 types, then Kafaj 7 types and Malaj 5 types. So we have total of 20 types of कृमिस. तो इन कृमियों की चिकित्सा, पिछली बार मैंने आपको कृमियों के फोटो भी बताए थे, साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि कृमियों की चिकित्सा के लिए क्या करना चाहिए. तो 3 प्रकार के अलग अलग ये बताए हैं उन्होंने चिकित्सा करने के लिए. उसमें से जो पहला प्रकार है वो है अपकर्षण. अपकर्षण का मतलब है अपनी जगह से बाहर निकालना. अपनी जगह से बाहर निकालना. तो ये खींच के निकालना हो सकता है, या जुलाब से निकालना हो सकता है, या नस से निकालना हो सकता है, या उल्टी से निकालना हो सकता है. लेकिन जहां पर भी कृमि हैं वहां पर से उनको बाहर निकालना अपकर्षण है. तो अपकर्षण जो है वो शोधन से कोरिलेट होता है. कोई भी चिकित्सा जो है वो 3 प्रकार से की जाती है. एक निदान परिवर्जन, एक प्रकृति विघात, एक निदान परिवर्जन, एक शोधन और एक शमन. हमको याद है संक्षेपतः क्रियायोगो निदान परिवर्जनम, राइट. तो निदान परिवर्जन, शोधन और शमन, ऐसे 3 प्रकार की कोई भी चिकित्सा होती है. तो कृमियों की चिकित्सा भी उससे अलग कुछ नहीं है. कृमियों की चिकित्सा में भी निदान परिवर्जन, शोधन और शमन, ये तीनों आ जाते हैं. ठीक है. तो अब हम एक एक चीज को डिटेल में समझते हैं. अपकर्षण. अपकर्षण का मतलब कृमियों को खींच के निकालना या कृमियों को जोर जबरदस्ती निकाल देना. तो अपकर्षण या तो हाथ से हो सकता है या तो कोई उपकरण से हो सकता है. समझो कृमि जो है वो छोटा है, मुंह के अंदर या नाक के अंदर हमारा उंगली नहीं पहुंच रहा, तो अलग अलग प्रकार के उपकरणों से कृमियों को खींच के निकाला जा सकता है. आज की तारीख में भी जब अपकर्षण करते हैं तो अलग अलग प्रकार के फोर्सेप्स यूज करके कृमियों को खींच के निकाल सकते हैं. लेकिन ये कहाँ निकाल सकते हैं, इसके 3 बेसिस हैं. कि एक, कृमि जो है वो कैविटी में होना चाहिए. कृमि जो है वो कैविटी में होना चाहिए. अगर ब्रेन में कोई कृमि है जैसे टेपवर्म या एस्कैरिस, अगर ब्रेन में है तो उसको आप खींच के नहीं निकाल सकते. खींच के निकालने के लिए आपको ब्रेन ओपन करना पड़ेगा. ठीक है. तो ब्रेन ओपन करने से ज़्यादा है अच्छा है कि वो एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स देके वहीं मार देते हैं उसको. तो कैविटी में चाहिए. सेकेंड थिंग इज इट शुड बी स्थूल कृमि. स्थूल कृमि मतलब ऐसा कृमि जो पकड़ में आए. जो कृमि स्थूल नहीं है या जो कृमि टेंडर या डेलिकेट है, जैसे टेप वर्म है. तो टेप वर्म इज अ वेरी डेलिकेट काइंड ऑफ वर्म. तो अगर राउंड वर्म या टेप वर्म कहीं आपको स्थूल होने के बावजूद भी दिखे, जैसे पाँव से अगर वर्म निकालना है, हमने एक पाँव वाले, इसका ये राउंड वर्म है और ये टेप वर्म है. तो टेप वर्म और राउंड वर्म जब पाँव से निकाला जाता है तब उसको बहुत धीरे 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 राउंड अप कर करके, क्योंकि उसमें कैसा है कि एक जगह तो उसने हुक लगाया हुआ है. अगर आप वो कृमि को खींचते हुए अगर वो बीच से टूट गया तो फिर आप उसका अपकर्षण नहीं कर पाओगे. तो स्थूल कृमि रहना चाहिए और बहुत धीरे से निकालना चाहिए. तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट शुड बी अ दृश्य कृमि.
मतलब वो दिखना चाहिए। अगर मेरे पेट में कृमि है लेकिन मुझे दिखे ही नहीं तो मैं उसको नहीं निकाल पाऊंगा। तो इट शुड बी आइदर स्थूल या दृश्य। स्थूल कृमि को हम मैन्युअली निकाल सकते हैं, मतलब दृश्य कृमि को हम मैन्युअली निकाल सकते हैं, और स्थूल कृमि को हम वमन विरेचन आदि चीजों से निकाल सकते हैं। तो अपकर्षण तभी होता है जब वो कैविटी में हो, जब वो स्थूल हो, या जब वो दृश्य हो। तो इन तीनों में से कम दो चीजें होनी चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब वो अपने स्थान से निकले। जैसे अगर ब्रेन के बेस में कोई कृमि है तो जब तक वो नाक से नहीं निकलना चाहता या जब तक वो नाक के आसपास नहीं आ जाता तब तक उसको आप निकाल नहीं सकते। वैसे ही अगर इंटेस्टाइन में अगर कोई कृमि हार्बर्ड है तो जब तक उसका हार्बर लूज नहीं हो जाता, जब तक उसका जो पकड़ है वो लूज नहीं हो जाता, अपने स्थान से वो नहीं निकलता, तब तक आप उसका अपकर्षण नहीं कर सकते। तो जब कृमि अपने स्थान में स्थित हो तब उसको औषध से ही निकालना उचित है। अपने स्थान से अगर निकल गया है तो आप उसको अलग अलग उपकरण से या हाथ से निकाल सकते हैं, लेकिन जब कृमि अपने स्थान में स्थित है, हार्बर्ड है, तब उसे औषध से ही निकालना उचित है। कारण क्या है कि औषध देंगे तो पहले उसका पकड़ लूज हो जाएगा और उसके बाद एक जोर के झटके से वो बाहर शरीर के चला आएगा। तो औषध के उन्होंने 4 प्रकार बताए हैं: नस्य, वमन, विरेचन और निरूह। ध्यान रखिए, अनुवासन ये अपकर्षण नहीं कराता। बाकी 4 जो पंचकर्म के प्रकार हैं, नस्य, वमन, निरूह और विरेचन, ये 4 जो प्रकार हैं ये अपकर्षण कराते हैं। अनुवासन अपकर्षण नहीं कराता। वाइवा में पूछा जा सकता है या थियरी में गलती से लिख के आ सकते हैं। बस्ती में एक ही बस्ती सिर्फ अपकर्षण करवाता है, वो है निरूह बस्ती। ठीक है, आज की तारीख में कौन कौन से वर्म्स हमको देखने को मिलते हैं जिनका हम अपकर्षण कर सकते हैं? फर्स्ट इज एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस। एस्कैरिस मैंने बता दिया था, राउंड प्लास्टिक प्लास्टिक का राउंड ट्यूब के जैसे वो वर्म होता है। द मेल इज स्मॉलर, द फीमेल इज लॉन्गर। थ्रेड वर्म्स और पिन वर्म्स, छोटे छोटे पिन के जैसे वर्म्स होते हैं जो या तो गुद भाग में बाहर आते हैं या तो मल में दिखते हैं। मैगट्स, मैगट्स आर वन वर्म्स जो हम कफज में डाल सकते हैं क्योंकि वो व्रण में होते हैं। तो व्रण में पलने वाले, व्रण पे मक्खियाँ बैठती हैं, मक्खियाँ वो वर्म्स के अंडों को उसमें डाल देती हैं और मैगट्स आ जाते हैं। गूगल पे जाइए, मैगट्स इन वुंड सर्च कीजिए, यू विल सी मैगट्स। एंड मैगट्स आर स्मॉल टू मीडियम साइज earthworm like structures which develop out of wound. When I was studying in Poddar Medical College, वहाँ पर एक तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज था, तो इतने सारे मैगट भरे वुंड देखे हैं मैंने। और मैगट भरा वुंड देखने के बाद आदमी को खाना नहीं जाता, इतना गंदा होता है। उसके बाद टेप वर्म, टेप वर्म भी मैंने बता दिया था हाउ इट लुक्स लाइक। इट इज अ वाइटिश लॉन्ग इलोंगेटेड worm like structure which has a hook or which has a mouth or a jaw at one end, and the other end is made up of tapes which have the eggs which are consist मतलब which are present। उसके बाद हुक वर्म्स या राउंड वर्म। तो राउंड वर्म्स भी मैंने बता दिया था, हुक वर्म सेम ही होता है, सिर्फ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में होता है। So this is a roundworm, this is Ascaris, this is pinworm or threadworm. If you see here, you will see a thread-like structure. यहाँ पर, see this is a thread-like structure, so it is known as a pinworm or a threadworm. Then you have, this is tapeworm, जिसमें यहाँ पर उसका मुख है और these are the tapes which come out of the stools in this way. The tapeworm sheds tapes. मैंने ये भी बताया था कि why the worms shed eggs in stools, because they don't want internal competition for the same amount of food. तो इसीलिए they spread to other people.
तो अपकर्षण हमने देख लिया। सेकंड आता है प्रकृति विघात। प्रकृति विघात मतलब आयुर्वेद कहता है कि सड़े गले चीजों से कृमि उत्पन्न होते हैं। अब हमको तो ये पता है कि ये गलत है, राइट। कृमि उत्पन्न होते हैं, कृमि आर जीव, दे आर दे प्रेजेंट देमसेल्व्स बाय डिपोजिशन ऑफ एग्स। लेकिन अगर वो एग जो है वो किसी सूखे बिना गीले जगह पर पड़ा रहा, उसको पोषण नहीं मिला, तो क्या वो एग डेवलप हो सकता है? नहीं डेवलप हो सकता। तो उसके लिए उसको एक प्रकृति, मैंने पहले भी बहुत बार बोला है कि 2 ब्रेड के टुकड़े लीजिए, एक सूखा रखिए, एक थोड़ा गीला कीजिए, गीले इस पे फंगस तुरंत आ जाता है। तो दैट इज बिकॉज उसको डेवलप करने के लिए जो प्रकृति, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस चाहिए, वो एनवायरमेंटल कंडीशंस मिलने के बाद ही एग या स्पोर डेवलप हो सकता है। वैसे ही इट इज देयर इन दिस ऑल्सो। मक्खी हमारे खाने पे आके बैठती है, खाने में ये चला जाता है, खाना हम खा लेते हैं, गैस्ट्रिक जूस में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिस्ट्रॉयज ऑल वर्म्स, डिस्ट्रॉयज ऑल वर्म्स। तो इसीलिए हमको कीड़े नहीं होते। जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम है या जिसमें एग्स की मात्रा ज़्यादा है, उनको कीड़े हो सकते हैं। तो जिस पदार्थ के सड़न से कृमि उत्पन्न हो, उसका नाश करना प्रकृति विघात है। अब कृमि किससे उत्पन्न हो सकते हैं? कफ से उत्पन्न हो सकते हैं, पड़े सड़े गले मल से उत्पन्न हो सकते हैं, और आम से उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसीलिए प्रकृति विघात में कफ, मल और आम का नाश करना एक्सपेक्टेड है। क्योंकि अगर ये 3 चीजें रहेंगी तभी कृमि उत्पन्न होंगे, तभी अंडे फूटेंगे, उससे कृमि निकलेंगे और वो पले बढ़ेंगे उसमें। तो प्रकृति विघात इज नथिंग बट नाश ऑफ द पदार्थ फ्रॉम विच द कृमि की उपज होगी या कृमि विल ग्रो। तो ऐसे कफहर, मलहर और आमहर पदार्थ जो हैं वो कैसे होंगे? या तो कटु रस के होंगे, या तो तिक्त रस के होंगे, या तो कषाय रस के होंगे। क्षार होंगे अलग अलग, एसिड्स एंड अल्कलीज, और उष्ण पदार्थ होंगे। तो ये पदार्थ अगर लेंगे, कटु रस, तिक्त रस, कषाय रस, क्षार, उष्ण पदार्थ अगर लेंगे, तो कफ, मल और आम का विनाश होगा, जिसके वजह से नए कृमि नहीं उगेंगे। अपकर्षण से हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ जो एग्जिस्टिंग कृमि है उनको बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन उनके अंडे रह सकते हैं। तो उनके अंडों को नाश करने के लिए या अंडों को पलने बढ़ने से रोकने के लिए हम प्रकृति विघात करते हैं। आज की तारीख में भी जब कोई पेशेंट आता है तो व्हाट वी डू, वी गिव एन एंटी हेलमेंथिक। आज की तारीख में वी डोंट हैव एंटी हेलमेंथिक लाइक निमोसिल जो बाहर निकालता है, मतलब अपकर्षण, बिकॉज अपकर्षण इज नोन टू बी डर्टी अफेयर। तो इसीलिए आपके पास कोई पेशेंट आए, उसको एस्कैरिस का इन्फेक्शन है, आप उसको एंटी हेलमेंथिक ड्रग दे दो। अगर एलोपैथिक ड्रग देना है तो मेबेंडाजोल या अल्बेंडाजोल दे दो या निमोसिल दे दो। अगर आयुर्वेदिक ड्रग देना है तो विडंग दे दो, कंपिलक दे दो, और जिससे वो कीड़ा जो है वो इरिटेट होके पेशेंट के गुद भाग से बाहर आए, तो क्या पेशेंट को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो अपकर्षण आज की तारीख में सिर्फ उसी कीड़ों का किया जाता है जो दृश्य हैं, जो दिख रहे हैं, क्योंकि अगर उनको दिखते हुए भी बाहर नहीं निकाला तो वो अंदर जाके और अंडे डाल सकते हैं। तो इसीलिए अपकर्षण सिर्फ दृश्य का किया जाता है आज की तारीख में। लेकिन प्रकृति विघात जो है वो रेगुलर चीज हो गई है। विडंग है, कंपिलक है, देवदार है, काश्मीरी है, ये सब जो ड्रग्स हैं ये कटु तिक्त कषाय रस के हैं, जो आम, कफ और मल, हर वर्म का एक लाइफ साइकिल होता है। तो वो लाइफ साइकिल से जो बड़ा वर्म है वो अपना लाइफ साइकिल खत्म करके मर जाने वाला है। लेकिन हम प्रकृति विघात करेंगे तो उसके बच्चे पैदा नहीं होंगे। तो इसीलिए सभी प्रकार के आमहर, कफहर और मलहर पदार्थ या आहार विहार प्रकृति विघात में उपयुक्त हैं।
यहां तक किसी को कोई डाउट है? दिस इज समथिंग विच इज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट। क्लिनिक में आप इसको रोज यूज करेंगे, प्रायः बच्चों में तो बहुत ज्यादा। बहुत सारे पेडियाट्रिक आयुर्वेदिक फिजिशियंस तो अपने दवाखाने में विडंगारिष्ट का स्टॉक भर के रखते हैं। कुछ भी हुआ तो बच्चे को विडंगारिष्ट दे देने का, बिकॉज बच्चों में कृमि होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। तो विडंगारिष्ट जैसा दवा या विडंग कंपिलक जैसा दवा भर के रखते हैं ये लोग। तो हम चलते हैं आगे निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन मतलब जिसके सेवन से कृमि उत्पन्न होते हैं उस खाने पीने को, आहार विहार को वर्ज करना। जैसे जैसे छोटा बच्चा आता है, कृमि है, गुद भाग में खुजली है, हम उसको विडंगारिष्ट दे देते हैं। माँ बाप को क्या बोलते हैं? मीठा खाने को मत देना इसको। क्यों मीठा खाने को मत देना? बिकॉज द वर्म्स थ्राइव ऑन ग्लूकोज। द वर्म्स थ्राइव ऑन ग्लूकोज, तो इसीलिए मीठा खाने को मत देना। लेकिन आयुर्वेद ने सिर्फ मीठे को ही नहीं माना, गुरु अन्न, अभिसंधि अन्न, उसके बाद कफ प्रकोपक अन्न, ये सभी निदान परिवर्जन। जैसे तिल पिष्ट है, तो तिल पिष्ट, तिल के लड्डू बढ़ाते हैं कृमियों को, तो इसीलिए ये सब चीजें मत देना, ऐसे आयुर्वेद ने निदान परिवर्जन में कहा है। सिंपल सा चीज है, जिसके सेवन से कृमि उत्पन्न होते हैं वह वर्ज करना, यह निदान परिवर्जन है। अब अलग अलग कृमियों के कारण अलग अलग हैं, निदान अलग अलग हैं, तो निदान परिवर्जन उस कृमि के उत्पत्ति के कारण के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। मतलब क्या है? एस्केरिस और मैगट्स आर टू डिफरेंट। अभी मैं ज्यादा मीठा खाऊंगा तो मेरे मैगट्स बढ़ेंगे क्या? नहीं। मेरे वहां पर वुंड को अगर मैं साफ नहीं रखूंगा, अगर उसमें स्लफ आता रहेगा, तब मैगट्स आने के या बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो वहां पर निदान परिवर्जन व्रण शोधन हो जाता है, वेरेज एस्केरिस में मीठा खाना हो जाता है। तो अलग अलग कृमियों के अलग अलग निदान होने की वजह से निदान परिवर्जन को उस कृमि के हिसाब से आपको रखना है। ठीक है। फिर कृमि कोष्ठ की चिकित्सा। अब कृमि कोष्ठ की चिकित्सा उन्होंने बताई, मतलब कृमि ज्यादा कोष्ठ भाग में होते हैं, ये उन्होंने भी एग्री किया हुआ है। तो कृमि कोष्ठ की चिकित्सा, पहले 6 या 7 दिन तक स्नेहन स्वेदन दे, स्नेहन दे, ताकि इंटेस्टाइन का जो इनर लाइनिंग है वो मतलब ऑयली हो जाए। ऑयली होने से उनका जो पकड़ है वो लूज हो जाए, स्वेदन देने से सर्कुलेशन बढ़ जाए, वो इरिटेट हो जाए। उसके बाद अगले दिन क्षीर, गुड़, दधी, पिष्टान्न, तिल और जलज मांस। अब देखिए ये सब चीजें जो हैं ये कृमि बढ़ाने वाली हैं। दूध, गुड़, दधी अभिसंधि है, पिष्टान्न मतलब अलग अलग ग्रेन से बनाया हुआ, तिल और जलज मांस। जलज मांस भी पिष्ट है, कफ को बढ़ाने वाला। तो अगले दिन ये सब दे। ये सब दे क्यों दे? कारण ये है कि आहार में अगर कृमि को पोषक मिलेगा तो सभी कृमि जो हैं वो उस आहार को भोजन में कन्वर्ट करेंगे, वो जो है वो इंटेस्टाइन की लाइनिंग से अलग हो जाएंगे। मेरे इंटेस्टाइन में जो भी एब्जॉर्ब हो रहा है उसमें 70% ग्लूकोज है, लेकिन मैंने जो खाना खाया है उसमें 100% ग्लूकोज है। तो दैट कृमि विल स्टार्ट कमिंग टू द फूड टू टेक मोर, और इसीलिए उनकी पकड़ लूज हो जाएगी। भोजन जीर्ण होने पर या एक दिन के बाद, मतलब आज रात को अगर उन्होंने मतलब पेशेंट ने पिष्टान्न या क्षीर गुड़ दधी वगैरह खाया है, तो भोजन जीर्ण होने के एक दिन बाद कृमियों का उत्क्लेश हो जाता है। उत्क्लेश मतलब पार्टी। सभी कृमि आके खाना खा रहे हैं मस्त, आपने जो खाना खाया है उससे, और सभी कृमि एक जगह जमा हो जाते हैं। एक जगह जमा होने के बाद फिर वमन, विरेचन, शिरो विरेचन या निरूह देके उन सबको शरीर से बाहर निकालना है। उनको सबको शरीर से बाहर निकालना है।
तो कृमि कोष्ठ की चिकित्सा दिमाग में बैठ गई। सबसे पहले स्नेहन स्वेदन देने के बाद कृमि को पोषक आहार, आहार जीर्ण होने के बाद कृमियों में उत्क्लेश हो जाता है। उत्क्लेश हो जाने के बाद वमन, विरेचन, शिरोविरेचन या निरूह देके कृमियों को शरीर से बाहर निकालना, ये कृमि कोष्ठ की चिकित्सा का सूत्र है। ठीक है। अब कृमि कोष्ठ की चिकित्सा में यूज क्या क्या होता है, तो उन्होंने 2-3 प्रकार के ये बताए हैं, 2-3 टाइप्स ऑफ डिफरेंट। लेकिन उन्होंने शुरुआत में ही ये बताया है कि ये जो हम बता रहे हैं ये तो इंडिकेटिव है, आप इनमें से जितना कुछ मिले ले आओ, और अगर नहीं मिले तो इसके अलावा आप कटु तिक्त कषाय रसात्मक और भी द्रव्य या इससे अलग और भी वमन विरेचन द्रव्य आप यूज कर सकते हो। तो ये जो इन्होंने बताया है ये इंडिकेटिव है। मूलक मतलब मूली, सरसों, शिगरू, शिगरू मतलब जो ड्रम स्टिक्स आते हैं ना लंबे लंबे, उसके पत्ते, लहसुन, करंज और कवट। इसमें नाम बहुत है, मैंने सिर्फ वही नाम लिए हैं जो हमको पता है। कवट मतलब चाल मोगरा। इनका गोमूत्र के साथ क्वाथ बनाएं। उसके बाद उसमें मदन फल, पिपली, विडंग, सर्जक्षार का कल्क डालें, या फिर अर्क कुटज कुष्ठ को अमल की शुंठी, दारू हरिद्रा और नीम के कल्क के साथ इनका क्वाथ बना के अमल की शुंठी, दारू हरिद्रा और नीम के कल्क के साथ मिक्स कर दें, या शिगरू, पिलू, कुटकी, सरसों का क्वाथ बना के उसको अमल की शुंठी, दारू हरिद्रा और नीम कल्क के साथ मिक्स कर दें। अब कल्क जब आता है तो इसका मतलब ये वमन नहीं है, विरेचन नहीं है, ये क्या है, ये निरूह है। वमन विरेचन उन्होंने ऑलरेडी सिद्धिस्थान में बता दिया है। तो ये निरूह का स्पेशल ये बता रहे हैं, जो कृमि नाशक निरूह या कृमि हर निरूह है। तो इस चीज से 3 बार निरूह दे, 3 बार निरूह दे। वैसे निरूह, 2 निरूह के बीच में अनुवासन दिया जाता है, लेकिन जब कृमि कोष्ठ की चिकित्सा की जाती है तो 3 बार निरूह दे के फिर अनुवासन दिया जाता है। तो 3 बार निरूह देना चाहिए। 3 बार निरूह बाहर आ जाने के बाद फिर बचे हुए कृमियों को, क्योंकि निरूह तो कहाँ से निकालेगा, पक्वाशय और लार्ज इंटेस्टाइन, कृमि तो और भी जगह हो सकते हैं। तो सबसे पहले निरूह दे के पश्चात वमन और विरेचन दें। नॉर्मल चिकित्सा मतलब नॉर्मल पंचकर्म करते वक्त हम क्या करते हैं, हम पहले वमन देते हैं, पहले स्नेहन स्वेदन देते हैं, फिर वमन देते हैं, फिर विरेचन देते हैं, फिर बस्ती देते हैं, फिर नस्य देते हैं, या बस्ती और नस्य ऑल्टरनेट कर सकते हैं। लेकिन कृमि कोष्ठ की चिकित्सा में सबसे पहले स्नेहन स्वेदन अपकर्षण करके फिर निरूह निरूह देना है, उसके बाद वमन विरेचन करना है। वमन विरेचन के लिए आप कुछ भी दे सकते हो। वमन या विरेचन की दवाई कल्पस्थान में 8 वमन की और 12 विरेचन की दवाइयाँ मेंशन्ड है, 20 विरेचन की दवाइयाँ में मेंशन्ड है। तो वो आप उसमें से आप कुछ भी दे सकते हो। उसके बाद जो भी बचे कुचे कृमि हैं तो उसके लिए अपामार्ग कषाय का पान करने को कहा है। अपामार्ग कषाय, अपामार्ग मतलब, अपामार्ग तो आपको पता होगा, द्रव्य गुण में पढ़ा है। तो अपामार्ग के कषाय का पान या अपामार्ग का सेचन शरीर पे या व्रण पे करने को कहा है। अगर अपामार्ग नहीं मिले तो कोई भी तिक्त कटु कषाय द्रव्य का आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद मंड और विलेपी और यवागु आदि पंचकोल से सिद्ध, पंचकोल क्या है, पिप्पली, पिप्पली मूलम, चव्य, चित्रक, नागरही, मतलब पिप्पली, पिप्पली मूल, चव्य, चित्रक और शुंठी, ये पंचकोल है। ये सभी कटुतिक्त कषाय रसात्मक है, सभी उष्ण गुण वाले हैं, सभी पाचक हैं, सभी अग्निवर्धक हैं। तो इसीलिए पंचकोल से सिद्ध यवागु का पान करवाना है। इसमें जब मंड, विलेपी, यवागु देते हैं तो पेया निषिद्ध है। पेया निषिद्ध है क्योंकि पेया जो होती है ना वो अभिसंधि होती है, उससे जो वर्म्स हैं या कृमि है वो बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए यवागु का पान करवाना चाहिए, पेया निषिद्ध है।
उसके बाद विडंग तेल का अनुवासन देना चाहिए। अब विडंग जो है वो उत्कृष्ट कृमिहर है, सबसे अच्छा कृमिहर द्रव्य। ठीक है, विडंग, कंपिल्लक, देवदारू ये बहुत अच्छे कृमिहर द्रव्य हैं। तो देवदार तेल या विडंग तेल, कंपिल्लक का तो तेल नहीं होता, लेकिन विडंग या देवदार तेल का अनुवासन बस्ती देना चाहिए। अनुवासन बस्ती देने का कारण क्या है कि हमने निरूह दे दिया, वमन दे दिया, विरेचन दे दिया। अब यहाँ पर निरूह के बाद जब वमन विरेचन देंगे तो वापस से स्नेहन स्वेदन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्नेहन स्वेदन हमने पहले ही दे दिया है। तो विडंग तेल का अनुवासन, अनुवासन बल देगा और जो भी इरिटेशन हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन या रेक्टम में उसको शांत करेगा। साथ ही साथ विडंग होने की वजह से विडंग कृमि हर या कृमि नाशक काम भी करेगा। तो कृमि कोष्ठ की चिकित्सा में ध्यान रखना है, पहले स्नेहन स्वेदन, फिर अभिसंधी चीजों का खाना, फिर उसको जीर्ण होने के बाद उसको जीर्ण होने के बाद कृमि का उत्क्लेश, उत्क्लेश होने के बाद बस्ती, बस्ती देने के बाद वमन विरेचन, वमन विरेचन देने के बाद अपामार्ग का कषाय पान, पंचकोल सिद्ध यवागु, विडंग तेल का अनुवासन। Okay, so because we have already just 10 minutes left, what I will do is I will paste the attendance link. You can give your attendance. By that time we will proceed. अगर सिर में कृमि है, ये तो कोष्ठगत कृमि की चिकित्सा है, हाथ पांव में कृमि हो नहीं सकते, तो या तो कोष्ठ में होंगे या सिर में होंगे। कोष्ठ कोष्ठ कृमि कोष्ठ की चिकित्सा उन्होंने बता दी। अगर सिर में कृमि है तो सिर में कृमि की चिकित्सा कैसे करें? सिंपल है, सिर प्रदेश में स्नेहन स्वेदन करें और फिर अपामार्ग तंडुल, अगर आपको याद है सेकेंड अध्याय जो था वो अपामार्ग तंडुलीय अध्याय था, शिरोविरेचन द्रव्य जिसमें बता दिए थे। तो अपामार्ग तंडुल मतलब अपामार्ग के बीज का चूर्ण करवा के उससे शिरोविरेचन देना चाहिए। तो ये हो गई कृमि कोष्ठ और सिर में कृमि की चिकित्सा। अब प्रकृति विघातक आहार, आहार में क्या क्या लेना चाहिए जिससे प्रकृति विघात होता है। जब आप अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें कुछ विचित्र विचित्र चीजें भी बताई गई हैं, जैसे घोड़े की लीद लाओ, उसको पाउडर करो, उसमें गोमूत्र डालो, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाओ, उसका पाउडर बनाओ, फिर उसको ये करो और घोड़े की लीद को खाओ। आज की तारीख में दिस इज नॉट पॉसिबल। कारण ये है कि नोबडी वुड गो टू अ डॉक्टर जो उसको घोड़े की लीद खिलाएगा। तो इसीलिए ऐसी चीज़ों को मैंने साइड में रख दिया है, आप एंटरटेनमेंट के लिए उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, मैंने जो चीज़ें रखी हैं यहाँ पर इस स्लाइड में वो सिर्फ वही चीज़ें हैं जो हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं। तो मुशापर्णी का रस, रक्तशाली मतलब लाल चावल, विडंग और लवण, इसको एक साथ करके उनकी पूरी बनाओ। ये पूरी जो है ये पूरी मीठी नहीं होगी, ये पूरी तीखी होगी, क्योंकि उसमें विडंग आया है तो तीखी होगी। मतलब जो तिखट पूरी मतलब तीखी पूरी बोलते हैं ना, जो लवण भी होती है और तीखी भी होती है, तो उस हिसाब से ये पूरी बनाने को कहा है। आप पूरी नहीं भी बनाओगे या पेशेंट को पूरी नहीं भी बनाने को बोलोगे तो उसको ये ज़रूर एडवाइस करना कि विडंग का चूर्ण रेगुलरली विथ फूड लेना है या विडंगारिष्ट रेगुलरली विथ फूड लेना है। उसके बाद खट्टी कांजी या आधी खट्टी छाछ में पंचकोल डाल के लेना है। अब खट्टी कांजी और आधी खट्टी छाछ इज व्हाट? इट इज क्षार, राइट? इट हैज एसिड, लैक्टिक एसिड होता है उसमें। तो ये लैक्टिक एसिड जो है उसमें अगर आप पंचकोल डाल दोगे तो पंचकोल और लैक्टिक एसिड उन चीजों को इरिटेट करेगा। आमहर है, कफहर है, लेकिन साथ ही साथ वर्म्स को इरिटेट भी करेगा, जिससे वर्म्स अपनी पकड़ छोड़ देंगे। उसके बाद बहुत सारे कटुतिक्त कषायात्मक द्रव्य उन्होंने बताए हैं, जैसे भृंगराज है, अर्क है, शिग्रु है, ये सब उष्ण है। अर्क जैसे ड्रग जो है वो उष्ण है,
निर्गुंडी जैसे है वो उष्ण है, नीम जैसे है वो उष्ण है, कदम्ब, बकुल, भृंगराज ये सब शीत द्रव्य हैं, लेकिन कृमिहर है। अपामार्ग है, कुटज भी शीत द्रव्य है, किरात तिक्त भी शीत द्रव्य है, त्रिफला में भी आंवला शीत है। तो इन सब कृमिहर द्रव्यों को, या उन्होंने रस कहा है लेकिन इतने सब चीजों का रस मिलना मुश्किल है, तो रस के जगह पर आप चूर्ण यूज कर सकते हो। चूर्णों को मधु में मिक्स करके देने को बोला गया है, ठीक है। तो ये जो है, इंस्टेड ऑफ ऑल दिस वी हैव रेगुलरली नाइस water extracts, tablets of water extracts of different drugs which we can use. The principle remains the same, that we are using all types of drugs which are कृमिहर, जो कृमि की प्रकृति के विघात करेंगे। आमहर है, कफहर है, मलहर है, तो ऐसी चीजों को हम यूज में लाएंगे। इनका सेवन प्रातः काल में करने को कहा गया है। प्रातः काल में क्यों करने को कहा गया है? क्योंकि रात्रि काल का भोजन फिनिश हो जाता है, तो सवेरे वाली गाड़ी जो है वो नया भोजन लेके आती है, तो इस टाइम पे कृमि जो है वो सबसे एक्टिव होते हैं, तो इसीलिए प्रातः काल के समय शायद करने को कहा गया होगा। साथ ही साथ भल्ला तक का स्नेह और विडंग तंडुल चूर्ण का पान, विडंग के जो बीज होते हैं गोल गोल, उनके चूर्ण का पान। भल्ला तक का स्नेह कैसे बनाना है वो भी उन्होंने इस अध्याय में बताया है, कि एक घड़ा ले लो, उस घड़े के अंदर भल्ला तक भर के रखो। ये सब रसशास्त्र में हुआ है। भल्ला तक में भर के रखो, उसको नीचे की तरफ एक होल मारो, फिर जमीन में एक गड्ढा खोदो, उसमें दूसरा मटका रखो, उसको अंदर की तरफ से स्नेह लगाओ। जो बाहर रखा हुआ भल्ला तक का मटका है उसके आजू बाजू पुट लगाओ। पुट लगाएंगे तो भल्ला तक अंदर से, भल्ला तक स्वेदित हो जाएगा, उसमें से ऑयल निकलेगा, और ये जो ऑयल है ये उस छोटे से ऊपर वाले मटके में जो छोटा सा होल है, उस होल से नीचे वाले मटके में ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता जाएगा। नीचे वाला जो मटका है वो मटके में बिकॉज स्नेह लगाया हुआ है, तो इसीलिए जो नीचे वाले मटके की मिट्टी है वो उस भल्ला तक स्नेह को एब्जॉर्ब नहीं करेगी, तो यू विल हैव अ लॉट मोर अमाउंट ऑफ भल्ला तक स्नेह। तो दैट ऑल्सो दे हैव मेंशन्ड इट इन दिस चैप्टर, बट बिकॉज इट इज ऑलरेडी कवर्ड इन रसशास्त्र, आई हैव नॉट मेंशन्ड इट इन अ स्लाइड। तो भल्ला तक स्नेह और विडंग तंडुल का चूर्ण का पान। तो अब हमको ध्यान क्या रखना है? हमको ध्यान इस चैप्टर में कृमि चिकित्सा में दो चीजें रखनी है, तीन चीजें रखनी है। एक कृमि, कृमियों के नाम, कृमियों के प्रभाव, कृमियों का निदान, कृमियों के लक्षण, ये सब। दूसरा, कृमि कोष्ठ की चिकित्सा। कृमि कोष्ठ की चिकित्सा कैसे करते हैं उसको ध्यान में रखना है। और तीसरा, मतलब अपकर्षण तो है ही, अपकर्षण में सिर्फ वमन विरेचन या किसी चीज से खींच के निकालना है, उसमें ध्यान रखने वाला कोई चीज है नहीं। उसके बाद प्रकृति विघात और शोधन। यहाँ पर निदान परिवर्जन भी है, लेकिन निदान परिवर्जन जब आप अलग अलग कृमियों के कारण ध्यान रखोगे तो ऑटोमेटिकली निदान परिवर्जन आपको ध्यान में आ जाएगा। तो तीन चीजें, अपकर्षण, उसके बाद अपकर्षण में शोधन आ गया, दूसरा आ गया शमन या जो भी प्रकृति विघात है वो, और तीसरा आ गया निदान परिवर्जन, जिसमें जो निदान है उस कृमि के उत्पन्न होने के, उससे दूर रहना, उससे दूर रहना। सो विशेष कर्म उन्होंने कुछ बताए हैं, जैसे पुरिषज। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि बाह्य मलज और पुरिषज कृमि अलग अलग है, ये कैसे समझ में आता है? तो बाह्य मलज कृमि जो है उनके लिए उन्होंने क्या बताया है? बाह्य मलज के लिए उन्होंने बस्ती बताया है। अब बस्ती कहाँ तक जाता है? बस्ती लार्ज इंटेस्टाइन के डिसेंडिंग कोलन तक और रेक्टम तक जाता है। वेरेज पुरुष जो होता है वो पूरे लार्ज इंटेस्टाइन और डिस्टल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि पुरुषजन्य कृमि आर देयर इन द स्मॉल एंड द इनिशियल पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, whereas मलजन्य कृमि are found only in the distal part of the small intestine.
और डिस्टल पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एंड द रेक्टम। तो इसीलिए कृमि कहीं भी हो सकते हैं, जहां भी उनको म्यूकोजा मिल जाता है हार्बर करने के लिए, तो वहां कृमि हो सकते हैं। तो इसीलिए पुरुषजन्य कृमि और मलजन्य कृमि अलग अलग हैं। मलजन्य कृमि आर देयर इन द डिस्टल पार्ट और द लास्ट पार्ट ऑफ द digestive system, whereas पुरुषजन्य कृमि are the part before the distal part of the digestive system. पुरुषजन्य कृमि में उन्होंने कहा है कि बस्ती, विरेचन, निरूह, अनुवासन और शिरोविरेचन। शिरोविरेचन यहाँ क्यों कहा है मुझे पता नहीं, लेकिन ये 4 चीजें उन्होंने कहा है क्योंकि वो निकल जाए। मलजन्य कृमि में बस्ती और विरेचन, और कफज कृमि में वमन, नस्य और शमन चिकित्सा विशेष कर्म के तौर पे कहा गया है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ खत्म हो गया। नेक्स्ट टाइम वी विल टेक द 6th चैप्टर। थैंक यू so much for attending the lecture and have a very nice